तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपका वेलकम करता हूँ। और केमिकल काइनेटिक्स में अपन कंसेप्चुअल एक्सरसाइज की बात कर रहे थे कि कंसेप्चुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। और कंसेप्चुअल एक्सरसाइज में अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। अब एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन के बाद ये जो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास था, रेट ऑफ रिएक्शन के 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया था और आप लोगों को बोला था कि 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, तो आई होप वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। अभी उसी कंसेप्चुअल एक्सरसाइज की मैं बात करने लगा, तो सामने अभी जो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन रहेंगे रेट लॉ पे, ऑर्डर पे और मॉलिक्युलरिटी पे। तो अभी जो क्वेश्चन अपने सामने निकल के आएंगे वो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों रेट लॉ पे। इसके पहले अपन ने रेट लॉ पढ़े हैं, तो उस रेट लॉ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। साथों साथ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के भी क्वेश्चन अपने को दिखेंगे और साथों साथ इसी के अंदर कुछ मॉलिक्युलरिटी के क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं रेट लॉ के, ऑर्डर के और मॉलिक्युलरिटी के सवाल अपने सामने कैसे कैसे निकल के आते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक रिएक्शन अपने पास लिखी है A + B = C, A + B + C = प्रोडक्ट। तो ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ये कोई इमेजिनरी केमिकल रिएक्शन है और इस रिएक्शन का रेट अपने को दिया है। इस रिएक्शन का रेट अपने को दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात चल रही है। तो रिएक्शन का रेट दे रखा है जिसको R से डिनोट किया गया है। तो R = बोला है -d/dt मतलब चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर यहाँ पे 1/2 है इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसका पावर यहाँ पे 1/3 लिखा है और यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, और इसका पावर यहाँ पे 1/4 लिखा है, इसका पावर 1/4 लिखा है। और क्वेश्चन के अंदर अपने को बोलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, क्वेश्चन के अंदर अपने को रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना है कि आखिरकार इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना निकल के आएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर मेरे को फाइंड करना पड़े, किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर मुझे फाइंड करना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, अपन ऐसा बोल सकता है। तो किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर मुझे फाइंड करना है, किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर मेरे को फाइंड करना है, तो उस रिएक्शन के ऊपर रेट लॉ मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अब ये जो रिएक्शन मेरे पास दी है, इस रिएक्शन का रेट लॉ मेरे को दिया है, इस रिएक्शन का रेट लॉ मेरे को दिया है। अब रेट लॉ के हिसाब से यहां पे अगर मैं ऑर्डर लिखने लगा, रेट लॉ के हिसाब से मैं ऑर्डर लिखने लगा, तो इस रेट लॉ के अंदर जितने भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन होंगे, रेट लॉ के अंदर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के जो कॉन्सेंट्रेशन है या रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन है, उन कॉन्सेंट्रेशन के पावर का जो सम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन के पावर का जो सम रहेगा, उसी को मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलूंगा। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन के पावर का मुझे सम करना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1/2 है, तो यहां पे 1/2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर 1/3 है, तो यहां पे 1/3 लिखूंगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का पावर 1/4 है। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो यहां पे इसको सॉल्व जब अपन करता है तो सीन कुछ इस तरह से क्रिएट होगी, 3 × 3 और 2 × 2, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3/6, तो मतलब 3 और 5, तो यहाँ पे आएगा 5/6, यहाँ पे 5/6 आएगा, 5/6 + 1/4, 5/6 + 1/4। अब इसको मैं फिर से सॉल्व करने लगा तो 20, तो ये 26 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 24, ये 24 हो जाएगा बच्चे कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 12। तो अपना आंसर आएगा बच्चों, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर अपने सामने निकल के आया, रिएक्शन का ऑर्डर 13/12 आया। अब अपन देखेंगे कि ये ऑप्शन अपने को किधर दे रखा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अपने को ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। तो अपने को ये जो क्वेश्चन नंबर 11 अपने सामने निकल के आया था, इस क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि रेट लॉ के अंदर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर रहेगा, उस कॉन्सेंट्रेशन
के पावर के सम को ही तो अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। फिर उसके बाद अपन बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 अपने को क्या बोलता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात होने लगी तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5 फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग XYZ। अब यहाँ पे अपने पास ऑर्डर दे रखा है, रिएक्शन के अंदर रिएक्शन का ऑर्डर अपने को दे रखा है और ऑर्डर 0.5 है, बोलता ऑर्डर 0.5 है। अब ऑर्डर 0.5 है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे ऑर्डर 0.5 रहेगा। तो जब बच्चे मैं ऑप्शन नंबर 3 के तरफ देखूंगा, ऑप्शन नंबर 3 में रेट लिखा है, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के लिखा है और यहाँ पर लिखा है बच्चों Cx और इसका पावर 1.5 है, इसका पावर 1.5। यहाँ पर लिखा है Cy, यहाँ पे Cy लिखा है, इसका पावर -1 है और यहाँ पर लिखा है Cz, यहाँ पे Cz लिखा है और इसका पावर 0 है, इसका पावर 0 है। मतलब ये रेट लॉ है, ये रेट लॉ है और यहाँ पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन के पावर का अगर सम में लेने लगा तो मुझे ऑर्डर पता चल जाएगा। अब रिएक्शन का ऑर्डर अपने पास दे रखा है, तो जिस रिएक्शन का ऑर्डर 0.5 है वो कौन सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन निकल के आएगी बच्चों यहाँ पे 1.5 और मैं एडिशन करूंगा 1.5 प्लस -1 और यहाँ पे +0, तो यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 0 में करने लगा तो 1.5 -1 मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 0.5। तो एग्जैक्टली जिस रिएक्शन का ऑर्डर 0.5 है, जिस रिएक्शन का ऑर्डर 0.5 है वो रिएक्शन मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 में निकल के आती है, या ऑप्शन नंबर 3 के अंदर वो रिएक्शन दे रखी है, अपन ऐसा बोल सकता है। फिर उसके बाद बढ़ता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 रिएक्टिंग स्पेसीज। अब एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है। तो मान के चलो वो रिएक्शन कुछ इस तरह से है, A + B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, A + B इज इक्वल टू प्रोडक्ट मैंने लिख लिया। मतलब एक केमिकल रिएक्शन मेरे पास दे रखी है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट है, तो पहले रिएक्टेंट को मैंने A कंसीडर कर लिया और दूसरे रिएक्टेंट को मैंने B कंसीडर कर लिया। अब क्वेश्चन में सामने ये बोलता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ देम, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर। तो ऐसे कंडीशन में द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, मतलब क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि ये जो रिएक्शन है जहां पे 2 रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूसरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूसरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो ऐसे कंडीशन में रिएक्टेंट का रेट क्या होगा, ऐसे कंडीशन में रिएक्टेंट का रेट क्या निकल के आएगा मेरे बच्चों, ऐसी चीज यहाँ पे बोला है। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन मैंने कैंसिल कर दिया, मतलब ये जो रिएक्शन मेरे पास है, ये जो रिएक्शन मेरे पास है, इस रिएक्शन का रेट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं है, इस रिएक्शन का जो रेट है किसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, क्योंकि एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब रेट ऑफ दैट रिएक्शन, रेट ऑफ दैट रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट रहेगा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ऐसा बोल सकता है कि डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ऐसी जब भी कोई रिएक्शन मेरे को दिखे जिसका रेट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, द रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उस रिएक्शन को अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि जिस रिएक्शन को अपने को कंसीडर करने को बोला है उस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो रहेगा, उस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो रहेगा। और रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है तो अपने को यहाँ पे यही पूछा है कि रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर है तो उसका ऑर्डर जीरो रहेगा। तो एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन नंबर 13 अपने सामने निकल के आया था, इस रिएक्शन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में ऑर्डर वहां पे जीरो ले रखा है। चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी अपन ने सॉल्व कर लिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अपने को क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को अगर मैं देखने लगा तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एक रिएक्शन मेरे को दी है और रिएक्शन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर लिखा है H2, यहाँ पे H2 लिखा है, H2 प्लस Br2 लिखा है, H2 प्लस Br2 और इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा है ट्वाइस H बार, तो इक्वल्स टू ट्वाइस HBr यहाँ पे लिखा है। द एक्सपेरिमेंटल डाटा सजेस्ट रेट, तो रिएक्शन की वैसे भी कोई गरज अपने को नहीं पड़ेगी क्योंकि इस रिएक्शन का रेट अपने पास लिखा है, अपने को रेट फाइंड करने की गरज नहीं है। रिएक्शन का रेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और यहाँ पर लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 और इसका पावर लिखा है बच्चों 1/2। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ये जो रेट लॉ है ये मैंने रिएक्शन के ऊपर से नहीं लिखा है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और ऐसे कंडीशन में बोलता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। अपना काम है इस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना, इस रिएक्शन का ऑर्डर मुझे कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन का ऑर्डर जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो रेट लॉ के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, रेट लॉ के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उन कॉन्सेंट्रेशन के पावर का मैं सम लेता हूं। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, मैं ऐसा बोलूंगा। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/2, यहाँ पे 1 प्लस 1/2 आएगा। अब 1 प्लस 1/2 है, 1 प्लस 1/2 है तो एक और आधा मतलब 1.5 हो जाएगा, एक और आधा मतलब 1.5 हो जाएगा। 1.5 मतलब ये 1.5 आएगा बच्चों, 1.5 मतलब ये 1.5 है और 1.5 को अपन 1.5 लिख सकता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपने को दिया है जहाँ पे 1.5 लिखा हुआ है और वो आता है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 अपने सामने निकल के। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 14 भी अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी अपन ने सॉल्व कर लिए, उस क्वेश्चन के साथ भी अपन ने डील कर लिए। फिर अपन जब सामने बढ़ेंगे तो अपने सामने निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है, 19 है। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन एक तरीके के हैं, मतलब इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को एक ही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, एक ही फंडा लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा इन क्वेश्चन के साथ अपन कैसे डील करेंगे। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर बोला है सिलेक्ट द रेट लॉ दैट करस्पॉन्ड टू द डाटा शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन मेरे पास दी है, यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह से है, A प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो A प्लस बी इक्वल टू सी है और यहाँ पे डाटा अपने पास दिया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B लिखा है और यहाँ पे अपने को रेट दिया है, यहाँ पे अपने को इनिशियल रेट दिया है कुछ इस तरह से। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन है 0.012, यहाँ पे 0.012 है, यहाँ पे 0.024 लिखा है, बाद में फिर से 0.024 लिखा है, बाद में 0.012 है, 0.012 है, ये 0.035, बाद में दिया है बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.070, बाद में बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.035, बाद में फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन और दिया है 0.070 और रेट दिया है 0.10, यहाँ पे दिया है 1.6, यहाँ पे दिया है 0.20 और यहाँ पे दिया है 0.80 और क्वेश्चन के अंदर अपने को बोलता है कि ये जो रिएक्शन अपने पास दे रखी है, ये जो रिएक्शन अपने पास दे रखी है, इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या रहेगा। ये जो रिएक्शन मेरे सामने निकल के
आई है, ये जो रिएक्शन अपने सामने निकल के आती है, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या रहेगा, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या रहेगा? तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान सा काम है कि इस रिएक्शन का रेट लॉ मैं आसानी से बता सकता हूं बच्चों, लेकिन ये उतना भी आसान काम नहीं है। मान के चलो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है या फिर ये कोई इमेजिनरी केमिकल रिएक्शन है। इसको अगर मैंने इमेजिनरी केमिकल रिएक्शन बोला तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ रहेगा, इस रिएक्शन का जो रेट लॉ रहेगा, तो इस रिएक्शन का रेट लॉ मैं इस तरह से लिखूंगा। मैंने यहाँ पे रेट लिखा, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के मैंने लिखा। यहाँ पर लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इनटू यहाँ पर लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिखा, लेकिन बच्चों इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर कितना है मेरे को मालूम नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर कितना है मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि ये कोई ओरिजिनल केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा अपने को दिया है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली अपने को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर ढूंढना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर ढूंढना पड़ेगा। तो मान के चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर y है, मतलब कल चल के अगर एक्स वाई की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, कल चल के अगर x और y की वैल्यू मैं फाइंड करता हूं तो एग्जैक्टली वो x की वैल्यू जब मैं यहां पे रखूंगा और y की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, तो xy की वैल्यू फाइंड होने के बाद वो xy की वैल्यू अगर मैंने यहां पे रख दिया तो मेरे को मेरा रेट लॉ मिल जाएगा। मतलब मेरा काम है x की वैल्यू फाइंड करना और y की वैल्यू फाइंड करना। तो वो फाइंड करने का तरीका देखिएगा, उसको फाइंड करने के लिए मैं यहां पे क्या क्या करता हूं ध्यान से देखिएगा। अब 4 एक्सपेरिमेंट मेरे पास है, मेरे पास 4 एक्सपेरिमेंट है, 4 एक्सपेरिमेंट के लिए 4 इक्वेशन मेरे को बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं, पहले एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने रेट लॉ लिखा, तो यहां पे के को मैं एज इट इज लिखता हूं, के को मैं एज इट इज लिखता हूं। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, तो पहले एक्सपेरिमेंट के लिए ए का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.012 और इसका पावर x है, इसका पावर x है। तो जब a का कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो b का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.035, इसका पावर y है, इसका पावर y है। और जब a का कॉन्सेंट्रेशन इतना और b का कॉन्सेंट्रेशन इतना, तब अपने को रेट दिया है 0.10 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा। तो 4 एक्सपेरिमेंट है, तो इस तरह की 4 इक्वेशन मेरे को बनाना पड़ेगा, 4 इक्वेशन अपन बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनाता हूँ बच्चों, मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.024, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन है, इसका पावर अभी भी x है, इसका पावर अभी भी x है। फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.70, इसका पावर y है और रेट यहाँ पे दिया है 1.6, रेट यहाँ पे 1.6 दिया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा, दैट इज माय सेकंड इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए मैं तीसरा इक्वेशन डिजाइन करूंगा। तो यहाँ पर है 0.024 टू द पावर x इनटू यहाँ पे लिखूंगा 0.035 टू द पावर y और रेट यहाँ पे निकल के आया है 0.20। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। बाद में चौथा इक्वेशन में लिखूंगा k इंटू 0.010 है 0.012 इन और इसका पावर x है और यहाँ पे लिखूंगा इंटू 0.070 टू द पावर y और इज इक्वल टू यहाँ पे 0.80। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। तो मेरे को 4 इक्वेशन मिल गए, अपने को 4 इक्वेशन मिल चुका है। अब 4 इक्वेशन मिलने के बाद मेरे को x और y की वैल्यू होना, अपने को x y की वैल्यू होना। अब अननोन मेरे पास 2 है, अननोन मेरे पास 2 है और इक्वेशन मेरे पास 4 है। तो मैं किन्हीं 2 इक्वेशन को कंसीडर करूंगा, किसी 2 इक्वेशन को मुझे लेना पड़ेगा और उन 2 इक्वेशन को यूज करके मैं x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लूंगा। तो
तो देखिएगा अपन कौनते इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे भी 0.12 है, यहाँ पे भी 0.12 है बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे 0.12 0.12। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करने लगा, इन दोनों को मैं डिवाइड करने लगा तो 0.12 के साथ 0.12 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x कैंसिल हो गया तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, x कैंसिल हो गया तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करूंगा, मैं 1 को 4 से डिवाइड नहीं करूंगा बच्चों, यहां पे मैं डिवाइड करूंगा, यहां पे मैं डिवाइड करूंगा। डिवाइड किया जाएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को, मतलब इक्वेशन नंबर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड इक्वेशन नंबर, डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 1, डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 4 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से है, यहां पे है k, यहां पे k है 0.012, 0.012 इसका पावर x है, यहां पे है 0.035 इसका पावर y है, और यहां पे इज इक्वल टू ये 0.10 है, 0.10। अब डिवाइडेड बाय लिखूंगा, डिवाइडेड बाय लिखूंगा, मतलब ये मेरा इक्वेशन नहीं, मेरे को इक्वेशन नंबर 1 को 4 में से डिवाइड करना है तो पहले इक्वेशन नंबर 4 लिखना पड़ेगा। तो यहां पे 0.070 लिखूंगा और यहां पे 0.80 लिखूंगा कुछ इस तरह से। अब लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1 तो 0.012, 0.012 इनटू यहां पे है 0.035, 0.035 इसका पावर x है, इसका पावर y है, और यहां पे आएगा बच्चों डिवाइडेड बाय, यहां पे डिवाइडेड बाय अपन लिखेंगे, डिवाइडेड बाय है 0.10, डिवाइडेड बाय 0.10। अभी अपना काम हो गया, अभी अपना काम हो जाता है, ये x के साथ x की वैल्यू कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे y है 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 2 टू द पावर y, यहाँ पे 2 टू द पावर y आएगा, और यहाँ पे आएगा बच्चों 8, ये 10 है और ये 80 है, तो यहाँ पे आया बच्चों 8, यहाँ पे 8 आया कुछ इस तरह से। अब 2 टू द पावर y और वहाँ पे 8 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो 8 का मतलब होगा बच्चों 2 का पावर 3, तो यहाँ पे है 2 टू द पावर y और 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4 टू द 8, वेरी गुड। तो अभी ये 2 का पावर 3 है तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आई 3। अब y की वैल्यू 3 निकल के आती है, y की वैल्यू 3 निकल के आती है। अब y की वैल्यू 3 है, ये कौनते इक्वेशन में है अपन देखेंगे तो ऐसे दो ऑप्शन अपने पास है जहाँ पे b का कॉन्सेंट्रेशन 3 लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 भी है और ऑप्शन नंबर 3 भी है। तो अपने को x की वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने को x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो y की वैल्यू है ये किसी एक इक्वेशन में मैंने रख दिया तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर से जहाँ पे y की टर्म कॉमन है मैं उसको डिवाइड करूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा तो x मेरे को मिल जाएगा। तो जब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करने लगा तो x की वैल्यू 1 निकल के आती है बच्चों, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अभी अगर मैं रेट लॉ लिखने लगा, अभी अगर मैं रेट लॉ लिखने लगा तो इसी रेट लॉ को मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे मेरे को रेट दिखता है, k को मैंने एज इट इज रखा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर x है तो ये 1 है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का पावर 3 हो जाएगा। और जब मैं अपने ऑप्शन को देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये जो रेट लॉ है ये ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है, तो मुझे जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके का बाकी के क्वेश्चन है जो अपन थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ तक आप लोग कॉपी करके रखिएगा। चलो, तो आई होप यहाँ तक आपने कॉपी कर लिए होंगे। फिर एक क्वेश्चन नंबर 15 था बच्चे। अब इसी के समान क्वेश्चन नंबर 16 से 90 तक 16, 17, 18, 19 और 20वां क्वेश्चन भी सेम है।
मतलब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 के बाद 19 वाला क्वेश्चन है, 19 के बाद 20 वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी क्वेश्चन के समान उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी दूसरी कोई ट्रिक नहीं है। मान के चलो किसी क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है, किसी क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है तो पहले एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ऑर्डर, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मेरे पास है, इस क्वेश्चन का ऑर्डर 4 आएगा बच्चे, क्योंकि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। तो 1 + 3 = 4 हो जाएगा, 1 + 3 = 4 हो जाएगा। मतलब ये जो रिएक्शन अपने पास दे रखी है, इस रिएक्शन का ऑर्डर 4 है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों ने ये होमवर्क आसानी से कर लिए हो। तो एग्जैक्टली इन क्वेश्चन को आप लोग किसी रजिस्टर में सॉल्व करो, क्वेश्चन को किसी रजिस्टर के अंदर सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद उस रजिस्टर के पेज का फोटो लीजिएगा और वो फोटो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा बच्चों। जो अपना 12th स्टैंडर्ड वाला व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर ये मैक्सिमम बच्चों के अंदर, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करके वो फोटो मुझे मिलने को छोना आज शाम तक। आज शाम के 8 बजे मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे एक बच्चे के फोटो की राह देखूंगा कि मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए कि नहीं किए। मैं फिर से एक चीज दोहराना चाहूंगा, फिर से वो चीज मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, इन क्वेश्चन को आपको रजिस्टर में सॉल्व करना है। रजिस्टर में सॉल्व करने के बाद इन क्वेश्चन का पिक्चर लेना है। इन क्वेश्चन का पिक अपन लेंगे क्योंकि पिक्चर लेने में आप लोग बड़े एक्सपर्ट हो। इसकी सेल्फी लेते रहते हो, उसकी सेल्फी लेते रहते हो, इसका पिक्चर लेते रहते हो, उसका पिक्चर लेते रहते हो। तो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसका पिक्चर आपको लेना है, उसकी फोटो आपको खींचना है। और फोटो को फेविकॉल से घर में नहीं चिपका के रखना है, फोटो को व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है बच्चों, व्हाट्सएप पे चिपकाना है। और अपना जो ग्रुप है 12th स्टैंडर्ड वाला ग्रुप, वो जो 12th स्टैंडर्ड वाला ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर इन फोटो को सेंड करना है। अरे बच्चों 12th स्टैंडर्ड वाले ग्रुप पे शायद आप लोग मैसेज सेंड नहीं कर सकता है ना, तो 12th स्टैंडर्ड वाले ग्रुप से मेरा नंबर लीजिएगा। मेरा नंबर, वो जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और मेरे पर्सनल नंबर पे ये आंसर मेरे को होना, नाच के आजा छोना। अब मेरा नंबर आप लोग कहाँ से जुगाड़ करते हो, कहाँ से निकालते हो, वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो मेरे नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसका सॉल्यूशन मेरे को सेंड करना है। सॉल्व कीजिएगा और सेंड कीजिएगा बच्चों। चलो, तो यहाँ पे अपना जो ऑर्डर है, मॉलिक्युलरिटी है, वहाँ के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। फिर सामने अपन और कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंटली इस चैप्टर के बाद, ये लेसन होने के बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन आपका हो चुका है जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, तो उस लेसन के बाद हाइड्रोकार्बन वाला लेसन है, तो अपन हाइड्रोकार्बन में अल्केन से स्टार्ट करेंगे। तो ये लेसन होने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन आपका हो गया रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का एक लेसन आपका बचा है सरफेस केमिस्ट्री, तो वो लेसन मैं बाद में करवाऊंगा, वो लेसन बाद में करवाऊंगा या वो लेसन कोई दूसरे सर करवाएंगे। लेकिन अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस आपको सेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत दिनों से अपना रुका पड़ा हुआ है, तो आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी अच्छा काम अपन करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, जिस दिन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करूँगा, जिस दिन मतलब 1 या 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद, ये क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने के बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा बच्चों। तो अभी तक आपने बुकलेट नहीं लेके गए कोई बात नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियोस है वो तभी आपको समझ में आएंगे जब आपके पास बुकलेट रहेगी। ये फिजिकल केमिस्ट्री में चल गया, कोई तकलीफ नहीं है। तो आइए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुकलेट कलेक्ट करके लेके जाइए, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से अपने को समझ में आए, ताकि कल चल के जब अपन रिवाइज करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर्स को, तो वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ हो जाएंगी और रिवीजन में सारी की सारी चीज़ आ जाएगी। तो अपना रिवीजन अच्छे से हो सके उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुकलेट कलेक्ट करके लेके जाना ही पड़ेगा बच्चों। चलिए, तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।